हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज ट्रैक। आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्रीएम्बल प्रस्तावना पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। तो हम लोग प्रस्तावना में पढ़ेंगे सबसे पहले प्रस्तावना होता क्या है, प्रस्तावना क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे सेकंड में कि प्रस्तावना का बैकग्राउंड पढ़ लेंगे, बैकग्राउंड पढ़ेंगे, इसका पृष्ठभूमि क्या है। थर्ड पढ़ेंगे कि प्रस्तावना के विषय वस्तु क्या है, कि प्रस्तावना आखिर होता क्या है, प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेख किया गया है। फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रीएम्बल। उसके बाद कुछ कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो प्रस्तावना में दिए गए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन तो समझेंगे कि आखिर वो सब होते क्या हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रस्तावना का महत्व क्या होता है, प्रस्तावना के महत्व क्या है। उसके बाद देखेंगे कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है, संविधान का पार्ट है प्रस्तावना। लास्ट टॉपिक देखेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, या अभी तक हुए हैं नहीं। अगर हम इस 8 डायमेंशन में पढ़ते हैं तो हम लोग प्री प्लस मेंस लेवल पर रेडी हो जाएंगे। तो हम बारी बारी से इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर होता क्या है प्रस्तावना। अगर हम इस 8 डायमेंशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं प्री और मेंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले आखिर प्रस्तावना होता क्या है। तो प्रस्तावना क्या है भाई, तो ये भारतीय संविधान की क्या होती है, भूमिका होती है। एक तरह से भारतीय संविधान की भूमिका होती है जिसमें संविधान के आदर्श, उद्देश्य, सरकार का स्वरूप क्या है, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान क्या है, साथ ही साथ इसमें क्या दिया हुआ, संविधान के लागू होने की तिथि भी दिया हुआ है। तो ये हो गया प्रस्तावना, ठीक ना। तो प्रस्तावना क्या होते हैं, तो प्रस्तावना क्या होता है, संविधान का एक परिचय पत्र की तरह है। संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है, एक परिचय पत्र की तरह है। एक प्रख्यात न्यायविद है, संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला, उन्होंने बताया है कि संविधान क्या है, प्रस्तावना का परिचय पत्र है। संविधान प्रस्तावना का परिचय पत्र है। तो अब इसकी कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं, बैकग्राउंड इसका क्या है। तो ये मुख्यतः अमेरिकी संविधान के जो प्रस्तावना है वहाँ से क्या, सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तो कई अन्य देश भी जो हैं वहीं से अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को ग्रहण किए हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाता है कि प्रस्तावना का जो पृष्ठभूमि है, पंडित नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे वहीं से ये आता है प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहकर हम लोग पुकारते हैं। तो इतना तो हम लोग समझ गए कि प्रस्तावना क्या होता है और प्रस्तावना का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड तो समझ गए कि ये क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा था और इसे बाद में फिर स्वीकार कर लिया गया था, जो कि संविधान की प्रस्तावना के रूप में हम लोग के सामने मिलता है। अब आते हैं अगला टॉपिक, देखते हैं कि संविधान का विषय वस्तु क्या है। तो ये हमारा क्या है, प्रीएम्बल है। इसमें क्या दिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये क्या है हम लोग का प्रस्तावना, ये क्या है संविधान का प्रस्तावना इसमें दिया हुआ। अब इसमें क्या क्या ये वर्ड दिया है इसको बढ़िया से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो
अगर हम ठीक से इसका एनालिसिस करते हैं प्रस्तावना का, तो हम पाते हैं कि इसमें कुछ मूलभूत इसमें 4 तत्व हैं, 4 एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, तो ये है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत है, इसमें नज़र आएगा संविधान का स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ है वो, तो ये हम भारत के लोग, ये क्या बताते हैं कि हम भारत के लोग, ये क्या संविधान का स्रोत है। अर्थात संविधान अपनी शक्ति कहाँ से पाती है, तो भारत के लोग से पाते हैं। तो यहाँ से हम लोग को पहला एलिमेंट क्या मिल गया, संविधान का स्रोत। अब सेकंड एलिमेंट में आते हैं कि सेकंड एलिमेंट है कि भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति, जो भारत राज्य है, मतलब भारत देश है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, कहाँ से पता चलता है हम लोग को। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ से इस लाइन से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो भारत देश का क्या है, प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले क्या है, भारत क्या है, तो प्रभुत्व संपन्न देश है। क्या है, प्रभुत्व संपन्न है या संप्रभु राज्य है। दूसरा क्या है, ये समाजवादी है। बारी बारी से सब टर्म का हम लोग मीनिंग समझेंगे क्या होता है, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं इसका प्रकृति क्या है। उसके बाद भारत कैसा राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। उसके बाद क्या है, ये लोकतंत्रात्मक है, और क्या है, ये गणराज्य भी है। तो ये इसकी प्रकृति है, क्या क्या है, तो ये क्या है, संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। तो ये सब का मीनिंग बारी बारी से हम लोग अभी समझेंगे। लेकिन ये क्या पता चल गया, इस लाइन से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि भारत का प्रकृति क्या है। और यहाँ से क्या पता चल रहा था कि हम भारत के लोग से, कि ये संविधान के स्रोत हैं। अर्थात संविधान शक्ति कहाँ से प्राप्त कर रही है, भारत की जनता से। अब थर्ड नेचर में हम लोग देखते हैं संविधान का, तो संविधान का आखिर उद्देश्य क्या है, ये देखने को मिलता है। ध्यान से पढ़ते हैं, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो ये देखिए कहाँ से मिलता है कि संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब संविधान का उद्देश्य क्या है, भारत के नागरिकों को क्या देना, न्याय। तो न्याय कितने प्रकार के देना है, सबसे पहले क्या देना है, न्याय देना है। न्याय कितने प्रकार के देना है, सामाजिक न्याय देना है, आर्थिक न्याय देना है, और राजनैतिक न्याय देना है। ओके। और साथ ही साथ क्या देना है, स्वतंत्रता भी देना है भारत के नागरिकों को। तो कितने चीज़ की स्वतंत्रता है, देखिए, विचार की, उसके बाद अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, और उपासना की। मतलब स्वतंत्रता 5 प्रकार की देनी है, और न्याय 3 प्रकार का प्रावधान किया गया देने का। कौन कौन न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो ये हो गया तीसरा तत्व हम लोग को यहाँ से मिल गया संविधान की प्रस्तावना से। अब चौथा देखते हैं, तो क्या इसमें दिया हुआ, एक डेट लिखा हुआ है। वो डेट क्या है, 26 नवंबर 1949 है, सॉरी 26 नवंबर 1949, उस वक्त 1946 लगता है बोल दिए। तो 26 नवंबर 1949 दिया हुआ है। इस टाइम क्या हुआ था, हम लोग का जो संविधान था, ये हम लोग अंगीकृत किए थे इसको। तो ये 4 चीज़ मिलता है संविधान के, ये प्रस्तावना समय संविधान के बारे में चार चीज़ मिलता है। तो क्या क्या मिलता है, सबसे पहले संविधान का स्रोत कहाँ से मिलता है, हम भारत के लोग। उसके बाद क्या, दूसरा चीज़ क्या मिलता है, भारत की प्रकृति, मतलब भारत कैसा राष्ट्र है। तो क्या क्या पता चला कि भारत है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब उसके बाद समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, और गणराज्य है। ठीक, इससे हमें भारत का नेचर के बारे में पता चलता है, भारत एक कैसा राष्ट्र है। उसके बाद साथ ही साथ जो हम लोग का संविधान का उद्देश्य आखिर क्या है, तो संविधान का उद्देश्य क्या है, भारत के नागरिकों को क्या देना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता देना है। ओके, ये सब क्या है, संविधान के उद्देश्य हैं। साथ ही साथ एक इसमें तिथि का भी वर्णन है, जो कि क्या दिया है, 26 नवंबर 1949। और क्या लोगों को क्या देना है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी प्रदान करना है। साथ ही साथ हम लोग को राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता को भी बढ़ाना है, मतलब आपसी भाईचारों को भी बढ़ाना है, ये भी इसमें दिया हुआ है। तो प्रस्तावना को हम लोग बढ़िया से एनालिसिस कर लिए, और इससे हमें 4 तत्व मिलते हैं। पहला तत्व मिला संविधान का स्रोत,
भारत की प्रकृति और संविधान का उद्देश्य क्या है, और उसमें एक तिथि दिया हुआ था। ठीक, अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं ये सब जो शब्द दिए हुए हैं, जो टर्म इसमें यूज हुआ है, उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना में कुछ कुछ शब्द दिया गया है। तो पहला शब्द है कि भारत एक कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र या संप्रभु। तो संप्रभु कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया जो भारत हम लोग का देश है वो आंतरिक और बाह्य रूप से क्या है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। हमें किसी भी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है कोई भी डिसीजन लेने में, वो भी आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, कोई किसी देश से संधि करना हो, तो हमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। जैसे हम लोग ब्रिटिश के टाइम में जब था तो उस टाइम क्या था, हम लोग का विदेशी मामला जो था वो अंग्रेज़ों के पास था, तो हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो उस टाइम हम लोग क्या थे, एक सॉवरेन कंट्री नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया, हम लोग एक सॉवरेन कंट्री है। तो इसका मतलब क्या हो गया, संप्रभु मतलब हम लोग आंतरिक और बाह्य रूप से डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कभी कभी ऐसा हम लोग पर एलिगेशन लगता है कि हम लोग जैसे बहुत सारे संगठन का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हैं, तो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे WTO का हो गया, तो कुछ हम लोग की स्वतंत्रता डिसीजन लेने में क्या होता है, हम लोग की स्वतंत्रता का हनन होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हम लोग सॉवरेन स्टेट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य जो बने हैं तो वो अपनी मर्जी से बने, हम जब भी चाहें तो उससे हम निकल सकते हैं। ठीक, तो ये पहला वर्ड जो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समझ गए ये क्या होता है। अब आते हैं सेकेंड वर्ड, समाजवाद क्या होता है। समाजवादी, भारत क्या है, एक समाजवादी राष्ट्र है। तो समाज क्या है, एक विचारधारा है। समाजवाद क्या है, एक विचारधारा है जिसमें समानता के प्रत्येक आयाम होते हैं, जैसे संपत्ति या संसाधन से संबंधित जो भी है, प्रतिष्ठा या अवसर की समानता हो। ठीक ना, मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक कैपिटलिस्ट हो गया और एक सोशलिस्ट हो गया। तो कैपिटलिस्ट हो गए पूंजीवादी लोग, जो क्या करते हैं, प्रॉफिट और लाभ पर जहाँ पर चलता है, ज़्यादा मतलब लोगों की भावनाओं को नहीं देखा जाता है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन सोशलिस्ट कंट्री में क्या होता है कि हाशिए पर खड़े लोग, पंक्ति के आखिरी जो मतलब लास्ट में भी जो व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है उसका भी हम लोग ध्यान रखा जाता है समाजवाद में। तो भारत कैसा समाजवाद है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। यहाँ पर क्या, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी अस्तित्व है, दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, संपत्ति का केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोका जाता है। मजदूर एवं वंचित वर्ग के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं को चलाया जाता है। ये सब क्या, समाजवाद के लक्षण हैं। चलिए, तो ये हो गया क्लियर समाजवाद। अब आते हैं हम लोग पंथ निरपेक्ष के बारे में पढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष क्या होता है, पंथ निरपेक्ष, इसको सेकुलर बोला जाता है इंग्लिश में। तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है, तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव, धर्म और राजनीति का अलगाव। ठीक ना, अर्थात राज्य का क्या होगा, कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष। इसमें दो चीज़ देखने को मिलता है, एक नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता होता है या पंथ निरपेक्ष, एक होता है सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष। तो नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष कहाँ देखा जाता है, तो पश्चिमी देशों में देखा जाता है, वेस्टर्न कंट्री में। वहाँ पर को राष्ट्र, स्टेट करने का मतलब देश, और धर्म, ये दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। धर्म, स्टेट को धर्म से आपका कोई लेना देना नहीं है, ओके। लेकिन इंडिया में ठीक जस्ट उसका अपोजिट क्या है कि स्टेट सभी धर्म के लिए तो समान है, सभी धर्म को समान रूप से देखता है, साथ ही साथ धर्म के लिए कुछ कुछ प्रावधान भी करता है। जैसे अभी देख सकते हैं हम लोग महाकुंभ चल रहा है, तो स्टेट क्या उसमें इन्वॉल्व है, सारा चीज़ देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ हज जाने वाले लोगों के लिए क्या देता है, उसका भी करता है। तो सभी धर्म का
समान रूप से देखने का प्रयास करता है। स्टेट का अपना धर्म नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो सभी धर्म है उसको बढ़ावा देते हैं। ये हो गया पंथ निरपेक्ष। लेकिन ठीक जस्ट उल्टा वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, बिल्कुल स्टेट अलग और धर्म अलग होते हैं। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है संविधान में, आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या दिया हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता भी दिया हुआ है। ओके, ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, हमारा जो मूल संविधान था उसमें ये शब्द नहीं था। जब ये संविधान लागू हुआ था स्टेट को नहीं था। ये कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है। ओके, ये हो गया पंथ निरपेक्ष। अब हम लोग आगे देखते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए, सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्रात्मक क्या होता है। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक से साफ साफ पता चल रहा है कि शासन किसके हाथ में होगा, जनता के हाथ में होगा, या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के हाथ में होता है। तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया जहाँ पर जिस स्टेट में डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट जनता क्या हो, इन्वॉल्व हो किसी भी तरह से, वोटिंग के माध्यम से या किसी भी तरह से। तो ये जनरली अब बहुत कम एग्जिस्ट करता है, ये छोटे राष्ट्र के लिए सब लागू होते हैं। स्विट्जरलैंड में कहीं कहीं देखा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग में भाग लेते हैं। तो ये सब हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ कुछ ये हो गया अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कुछ कुछ है प्रॉपर्टी, जैसे हो गया कि पहला हो गया कि पहल, ठीक, कोई इनिशिएटिव्स। दूसरा हो गया कि अपने वो जिसे चुने हैं वो राइट टू रिकॉल कर सकते हैं, वापस उसको बुला सकते हैं। तीसरा हो गया जनमत संग्रह, कोई भी डिसीजन लेना रहेगा तो वो क्या करेंगे, रेफरेंडम करेंगे। तो ये सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। इंडिया में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये जो लोकतंत्रात्मक है इसका मतलब क्या होगा कि जो शासन का संचालन की शक्ति होगा किसके पास होगा, जनता के हाथों में निहित होगा, या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब अगला टर्म हम लोग देखते हैं गणराज्य। ओके, अगला टर्म है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है, एक सेकंड, सॉरी। गणराज्य क्या होता है, तो गणराज्य का अर्थ होता है कि जो राज्य का प्रमुख होगा वो क्या होगा, परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा, ठीक ना। जैसे भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक ना। तो प्रेसिडेंट क्या है, जनता उनको इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। लेकिन इसके जस्ट उल्टा इंग्लैंड में देखते हैं तो वहाँ क्या है, वहाँ राजतंत्र है। वहाँ क्या है, राजतंत्र है। वहाँ अभी भी महाराजा और महारानी, किंग और क्वीन होती हैं। ओके, तो वो तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन साथ साथ क्या है, मोनार्की वहाँ पर है। लेकिन इंडिया क्या है, लोकतांत्रिक होते हुए गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया, इसका रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया, जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगा, जनता के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाएगा। और मोनार्की क्या होता है, जहाँ पर क्या हो, हेड ऑफ स्टेट किसी खास वंश से ताल्लुकात रखता हो। चलिए आगे देखते हैं, अगला वर्ड क्या है, न्याय की बात करते हैं। तो न्याय हो गया, हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय के प्रावधान है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से आया है, ये रूसी क्रांति से आया है। रूसी क्रांति से 1917 में हुआ था रूसी क्रांति, वहीं से ये तीनों न्याय की बातें आई हैं। अब आते हैं अगला वर्ड, स्वतंत्रता, लिबर्टी। स्वतंत्रता का अर्थ क्या हो गया, स्वतंत्रता का अर्थ हो गया कि व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न होना, मतलब उसका जो संपूर्ण विकास के अवसर उसको उपलब्ध कराना। ओके, तो
भारत के संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की। किसके किसका? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, तो ये हो गया स्वतंत्रता। अब आते हैं समता। एक वर्ड है समता यहाँ पर। तो संविधान की प्रस्तावना में क्या दिया गया है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य क्या होगा? समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो समानता की बात किया गया उसके 3 आयाम शामिल हैं। सबसे पहले हो गया सामाजिक समानताएं, राजनीतिक समानताएं और आर्थिक समानताएं। ओके, तो ये हमारे जो मूल अधिकार है उसमें भी इस बात को पता चलता है। अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, ये सब किसकी बात करते हैं? समानता की बात करते हैं, अनुच्छेद 14 से 18। तो ये सब तो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं। एक वर्ड यहाँ पर है बंधुत्व। ये क्या है? बंधुत्व। तो बंधुत्व का अर्थ क्या हो गया कि सभी नागरिकों के बीच कैसा भाव होना चाहिए? आपसी भाव होना चाहिए, भाईचारा की भावना होना चाहिए। समझ गए ना? तो जो भारतीय संविधान में होता है, एकल नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य जो है उसके माध्यम से क्या होता है? बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है। ये हो गया आपसी भाईचारे की बात करता है बंधुत्व। अगला एकता और अखंडता। सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा के बाद डिग्निटी ऑफ पर्सन देखते हैं। तो के मुंशी बोलते हैं कि व्यक्ति के गौरव का अर्थ क्या है? संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है? पवित्र है। समझ गए ना? सब व्यक्ति का क्या है? कैरेक्टर क्या है? पवित्र है। साथ ही साथ प्रस्तावना में जो ये सब उल्लेख किया गया है, इसका जो विस्तार हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? मौलिक अधिकार जो है उसके अनुच्छेद 21 में इसका व्यापकता देखने को मिलता है, व्यक्ति की गरिमा के बारे में। तो उसमें देखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा सभी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक बार निर्णय देकर इसको बढ़ाया जा रहा है, अनुच्छेद 21 को। तो ये तो हम लोग आगे देखेंगे। अब आता है एक वर्ड राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत क्या है? बहुलवादी सांस्कृतिक वाला देश है। तो यहाँ पर भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो ये जो वर्ड है ये हमारा मूल संविधान में नहीं, इसको भी जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये वर्ड जोड़ा गया है, राष्ट्र ये एकता और अखंडता। पहले ये सब एकता था, एकता के स्थान पर क्या आ गया? एकता और अखंडता। तो ये जो जितने भी इसमें वर्ड थे सब हम लोग समझ गए। संपूर्ण लोकतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। उसके बाद हम लोग न्याय के बारे में पढ़ें। उसके बाद स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ें। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा के बारे में पढ़ें। एकता और अखंडता के बारे में पढ़ें। बंधुत्व क्या होता है, और ये तो तिथि दिया हुआ था। तो ये सब हम संविधान के बारे में जो शब्द था उसका विस्तार से चर्चा कर दिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग संविधान के बारे में देखते हैं। आते हैं हम लोग कि सबसे पहले कि संविधान का क्या है महत्व, क्या है संविधान का महत्व, क्या है या उपयोगिता क्या है संविधान की। ठीक ना, इम्पोर्टेंस क्या है संविधान का, मतलब प्रस्तावना क्या है उपयोगिता, प्रस्तावना क्या उपयोगिता है और इसका महत्व क्या है ये जानते हैं। तो प्रस्तावना क्या है कि हमारे संविधान का विस्तृत विवरण का संक्षिप्त रूप है। साथ ही साथ ये क्या है? संविधान की आत्मा है, संविधान का दर्शन है। इससे हमें पता चलता है, भारत के राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख मिलता है इसमें हमें। साथ ही साथ इसके बारे में कुछ संवैधानिक विशेषज्ञ जो थे संविधान सभा में वो कुछ बताएं। जैसे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्या बोले हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार था। और के एम मुंशी क्या बोले हैं? के एम मुंशी ये सब क्या थे? संविधान सभा में मौजूद थे।
ये बोले हैं कि हमारे क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो के एम मुंशी ने क्या कहा है, इसको जन्म कुंडली कहा है प्रस्तावना को। ठीक, तो ये सब क्या है, इसका उपयोगिता है। पंडित, इसमें एक और नाम याद रखिएगा, पंडित ठाकुर दास भार्गव। पंडित ठाकुर दास भार्गव संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, साथ ही साथ ये क्या है, संविधान की आत्मा है और ये संविधान की कुंजी भी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये संविधान की उपयोगिता थी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। अब हम लोग आगे देखते हैं कि संविधान क्या, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो सबसे पहले तो संविधान का अंग है या नहीं प्रस्तावना, तो ये हमें डिफरेंट केसेस से पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला आया, उससे हमें पता चलता है। सबसे पहला मामला आया बेरुबाड़ी संघ मामला। बेरुबाड़ी संघ मामला ये कब का है, 1960 में। इसमें क्या फैसला सुनाया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि जो संविधान है ये प्रस्तावना का भाग है ही नहीं। संविधान जो है प्रस्तावना का भाग नहीं है, इसमें स्वीकार किया गया। इसलिए क्या हो गया कि वो माना कि ये न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकता है, अर्थात यह गैर न्यायिक, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसमें माना गया बेरुबाड़ी संघ में। इसके बाद सेकंड केस आता है सज्जन सिंह बनाम, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 में। इसमें भी इसको क्या माना गया कि ये संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है। संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है। अभी तक तो ये है। तीसरा केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें इम्पोर्टेंट निर्णय आता है कि ये बताते हैं कि संविधान क्या है, प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है, अर्थात यह क्या है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय नहीं है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैसला आता है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केरल राज्य 1973। अब तक का सबसे बड़ा पीठ इसमें बैठा है, 13 जज का है, जो कि निर्णय आया है 7-6 से इसमें निर्णय आया था। इसमें बताया गया कि प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। प्रस्तावना को स्वीकार किया गया कि ये संविधान का अंग है। किसमें, केशवानंद भारती मामला में। तो हम लोग देखें कि संविधान का प्रस्तावना अंग है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं बेरुबाड़ी मामला में क्या बोला गया कि संविधान का अंग नहीं है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में देखा गया कि इसमें भी संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना बनाया गया। गोलकनाथ में बताया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है, अर्थात यह शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। लेकिन सबके जस्ट अपोजिट हम लोग देखते हैं केशवानंद भारती मामला में, तो वो बताते हैं कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का मूल अंग है। समझ गए ना। तो इसी से और एक रिलेटेड टॉपिक आ जाता है कि अगर मूल अंग है तो इसमें इसका संशोधन हो सकता है या नहीं। चलिए वो देखते हैं।